किसी का कोई डाउट नो जो आप सर। पूछना चाहते हो? नहीं, चलिए ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। सर देखो सर हमने कल सर हाँ जी, बोलो बोलो हर्षित। सर ये असाइनमेंट का है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड अभी किया नहीं है ना हमने तो। नहीं, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं किया है। अभी तो हम काइनेटिक एनर्जी ही कर पाए हैं। और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दूसरी चीज थी जो हमने करा है। अदर देन दैट अभी सर हमने सर पोटेंशियल। तो ऐसे एक और जी, क्वेश्चन है ये, ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी with respect to height of a free yes, fall. yes, 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 yes. But for that, you need to understand first what is potential energy and how does it change when we go from the surface of the earth above, or you can say when we go above the surface of the earth and when we go below. So how will it change? That we will show you when we will discuss this gravitational potential energy, and then I'll draw the graph. So don't worry about that. I'll draw the graph after discussing this gravitational potential energy. यस सर, सब और Right? इसके सेकंड पार्ट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का एक बार सर आप ग्राफ बना देंगे? If you want to me to draw the kinetic energy का ग्राफ, तो बट काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसके साथ ड्रॉ करना है, ये भी तो हाइट पॉइंट है। हाइट 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 के साथ, तो हाइट के साथ अगर आप काइनेटिक एनर्जी ड्रॉ करेंगे, मान लो अब इसमें कुछ भी केस बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई थ्रो द बॉडी दिस वे, अगर मैंने यहाँ से बॉडी को फेंका, करेक्ट है, तो बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल डिक्रीज। और ऑब्वियस सी बात है कि एट मैक्सिमम हाइट स्पीड बिकम्स जीरो, एंड एट इनिशियल पॉइंट लेट इट हैज बीन थ्रोन विद अ स्पीड इक्वल टू यू। यही तो होता है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, है ना। तो आप एक बात अगर देखो तो काइनेटिक एनर्जी अगर हाइट के साथ आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो स्पीड है किसी भी पॉइंट पे, सोचो मान लो कि मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है सर हर्षित, लेट से कि यस अगर मैं सर। इस पॉइंट पे हूं, है ना, तो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पे यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसको देखूं, क्या नाम है इसका, मान लो कि स्पीड एट दिस पॉइंट इज v एट दिस पॉइंट इज एट सम हाइट ऑफ h, तो क्या मैं यहां पर का v ऐसे लिख सकता हूं बेटे, इस पॉइंट पे जो v होगा दैट कैन आई कैलकुलेट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। इज इट राइट? टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अच्छा हाइट के साथ साथ, अच्छा दूसरी बात ये भी कि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, तो बट अगर मैं हाइट के साथ बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज विथ हाइट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी यू विल राइट इट एज हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, राइट है। हाँ सर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका ये हाफ एम वी की वैल्यू एज इट इज यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। if you see the relation of kinetic energy with the height, this relation is linear or not? हाँ सर। Of course it is linear. इसका हाँ मतलब the सर। graph for the kinetic energy or variation of kinetic energy with the height will be linear of course. हाँ, यस अगर सर। आप नीचे से ऊपर की बात कर रहे हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, तो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी एंड एट मैक्सिमम हाइट इट विल बिकम जीरो। तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहां पर होगी, वो आपकी होगी एट द लोएस्ट पोजीशन, मतलब यहां से आपने बॉडी को फेंका है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम विदाउट एनी डाउट, और जब आप हाइट पे पहुंचोगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरिंग विद द हाइट लीनियरली। तो जब भी बेटे लीनियर रिलेशन होता है किसी भी दो क्वांटिटी का, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है ना उस केस में, गलत तो नहीं बोला? यस सर। ठीक है, तो हमेशा वो उस केस में ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है व्हेन h इज इक्वल टू जीरो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जब h जीरो है, मान लो ये h है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, तो व्हेन h इज जीरो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द हाइट काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड इट विल डिक्रीज टिल इट बिकम जीरो एट हाइट h। क्लियर है? यस। तो दिस विल बी द ग्राफ। एक क्वेश्चन था, मतलब हमने तो अभी इसे बॉडी को सॉरी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, लेकिन अगर हम यही चीज किसी हाइट से फेंकते तो कंडीशन एकदम उल्टी हो जाती ना। बिल्कुल, अगर नहीं, कंडीशन उल्टी नहीं होती। अब इस बात को समझना है कि आपने फेंका है या आपने ड्रॉप किया है। वही मैं आपसे कह रहा था कि ठीक है, अभी यस हमने, है ना, ड्रॉप किया अभी ड्रॉप हमने वो करा नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो।
अगर आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, है ना, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने यहां से बॉडी को ड्रॉप किया सच दैट यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर आपने बॉडी को ड्रॉप किया है तो ड्रॉप का मतलब है कि वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 इसका मतलब है कि जहां से आपने ड्रॉप किया वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर ठीक है, हाँ। तब भी तो ग्राफ यही रहेगा। सोचो कि जब आप जस्ट हिट करने वाले होंगे ग्राउंड को, तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यस सर यस सर यस सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ सर सही है। आप समझ आई बात? लेकिन यस हाँ, सर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस बॉडी को हमने यहां से थ्रो करा है नीचे की तरफ, if we have thrown this body from this height and we have thrown this body downwards with some velocity, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है अगर, तो उस केस में यहां पर फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल नॉट बिकम इक्वल टू 0। यस सर। समझ आई बात? मतलब ये हाइट अगर h है तो आपका ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे h घटेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट इस केस में आप याद रखिए कि इस केस में फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर इट विल बी नॉन जीरो। तो आई विल कम टू दिस ग्राफ अगेन व्हेन आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिचुएशन। तो उसमें मैं ग्राफ पे फिर से डिस्कशन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? मतलब लेकिन मुझे लगता है स्लाइट आइडिया आपको है अब कि काइनेटिक एनर्जी वेरीज विद हाइट लीनियरली। ठीक है भाई हर्षित? हाँ सर समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है भाई, तो अगर सारे बच्चे यहाँ तक मेरी बात समझ गए हैं तो अब मेरे पास कुछ फिर से एक आध क्वेश्चन मेरा ऐसे देखता हूँ कि कल वाली बात कितने बच्चों को याद है। बस क्वेश्चन बस ये कि कल वाली बात कितने बच्चों को याद है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू। कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि ये कोई बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को हमने यहाँ पर कुछ रफ्तार दे दिया। मान लीजिए कि आई हैव गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू दिस बॉडी, मास ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड दिस बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बार बार भूल जाते हैं चीजों को। तो साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दीज एंगल्स, है ना, वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स। ओके, तो मैंने इस बॉडी को ऐसे फेंका, बॉडी का मास वास आपको पता है, और आपसे ये बोला जा रहा है कि ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऑब्वियसली ऊपर जा रही है, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन इज नॉन जीरो। क्लियर हो गई बात? और आपको ये हाइट गिवन है सर, ये हाइट आपको गिवन है कि दिस हाइट इज समथिंग इक्वल टू 10 मीटर। नो सक्षम, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। ठीक है, दिस हाइट इज 10 मीटर। आपको ये बताना है कि बॉडी यहां से यहां आके रुक गई, बॉडी यहां से यहां आके क्या हो गई, रुक गई। दिस बॉडी स्टॉप्ड हियर, यहां से चली और यहां आके रुक गई। तो आपको बताना है कि अच्छा बेटा इसको रोका किसने होगा, हु कैन टेल मी? मेरी आवाज बाकी सारे बच्चों को जा रही है? यस सर। ठीक है, मुझे आप ये बता सकते हैं कि बॉडी को किसने रोका होगा? सर फ्रिक्शन और एमजी ने। ऑब्वियसली फ्रिक्शन वन ऑफ द कल्प्रिट है यहाँ पर। एक मिनट रुको, मैं सक्षम को मैसेज कर दूं जरा, देयर इज नेटवर्क इशू एट योर साइड। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि साहब यहाँ पर कल्प्रिट इज फ्रिक्शन। ऑब्वियसली फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग ऑपोजिट टू the direction of displacement, friction will be acting opposite to the direction of displacement without any doubt. So my question to you is कि you have to find out the work done, calculate work done by friction। मतलब जब बॉडी वहां जाके रुक गई तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? अब कौन मुझे सिखाएगा कि हाउ टू डू दैट, कैसे करूं? क्या यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है? क्या आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है? क्या कुछ ऐसी चीजें गिवन है? कुछ भी नहीं गिवन है ना? तो सीधा सीधा क्या करना है बच्चों, सीधा सीधा हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। एंड लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने आपसे कहा था कि वर्क डन, तो एक तो mg का वर्क डन होगा यहाँ पर, एक फ्रिक्शन का वर्क डन होगा यहाँ पर, and this will be equal to change in kinetic energy. Is it clear? Please tell me yes or no, because there is only two forces, one is mg and another one is friction। तो इसका मतलब है बच्चे कि मैं ये भी कह सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मुझे लिखना है तो वी कैन राइट दिस एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, यही लिख सकता हूं।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, यही तो लिखूंगा। सबको क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए और वर्क डन बाय mg चाहिए, बट mg का वर्क डन पहले ध्यान से सुने आप। mg किस डायरेक्शन में लग रहा है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, कैसे लगता है mg हर्षित? हाउ डज mg एक्ट? तो वर्टिकली नीचे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो बेटा mg लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में ना, mg लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो याद रखो, तो बॉडी को मैं यहां से यहां ले गया हूं, from this point A to this point B. I have moved the body from the point A to point B. मैंने बॉडी को मूव किया है A से B तक, along this surface, इस सरफेस के along। बट याद रखो कि mg का वर्क डन, आगे हम इसी बात को अभी इसके बाद जस्ट पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के फॉर्म में। याद रखो कि mg का वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट टू विच द बॉडी हैज बीन टेकन। mg का वर्क डन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो हाइट अचीव कैसे करी है आपने, मतलब आपका पाथ क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। द वर्क डन ऑफ mg ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट टू विच द बॉडी हैज बीन टेकन। तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो हाँ ना बोलो। वर्क डन ड्यू टू mg वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द हाइट टू विच द बॉडी इज टेकन। क्यों और कैसे वो बाद की बात है, पहले ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलो, शुड आई रिपीट दिस अगेन? वर्क डन ड्यू टू mg ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट। आई विल शो यू दैट, डोंट वरी। मैं अभी थोड़ी देर में इसको प्रूव भी करूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। बट आपको सिंपली याद रखना है कि वर्क डन ऑफ mg ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट टू विच द बॉडी हैज बीन टेकन। तो भाई हाइट कितना बॉडी गई है? 10 मीटर की हाइट पे गई है। तो आप देखो, ये देखो मैं लिख रहा हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ इनटू मास इनटू 10 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो प्लीज। Mauna, did you understand what I am doing? Change in kinetic energy means final minus initial. Final becomes zero. Why? Because finally body stops. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। हियर द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू जानते हो क्या लिखेंगे? कल मैंने लिख के बताया था, अगर आपको याद हो। मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज रिटन एज m इंटू g इंटू h, वेयर mg विल बी ग्रेविटी का फोर्स एंड h इज द हाइट। इज इट क्लियर? यस सर। तो m की वैल्यू कितनी है बेटे? 2। g की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट टू विच द बॉडी हैज बीन टेकन इज 10। अच्छा मुझे ये बताइए, mg किधर लग रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे। और बॉडी हाइट कवर कर रही है तो ऊपर जा रही है ना बॉडी। देखो mg लग रहा है नीचे, बट द बॉडी अलोंग द हाइट अगर देखोगे तो बॉडी ऊपर जा रही है। तो mg एंड दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर भी एक नेगेटिव साइन आएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 100 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 200। क्लियर है? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 100। सक्षम, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये अभी ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इन द टुडेस क्लास। इससे पहले हर्षित का एक डाउट हम डिस्कस कर रहे थे, बट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड टुडेस क्लास। ओके सर। ठीक है भाई, सबने नोट कर लिया ये? सर मतलब ये जो एंगल्स दे रखे हैं, इंक्लाइंड प्लेन देखा, सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ना? हाँ, वो ऐसे टाइम पास है। हाँ, एंगल का यूज वहां पर होता अगर मान लो कि मैं तुम्हें हाइट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं देता और इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द वैल्यू ऑफ हाइट अगर मैं तुम्हें ये वाली लेंथ दे देता ना। देखो थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन का आई वुड हैव गिवन यू द लेंथ, ये लेंथ मैं आपको दे देता, तो फिर आपको ये हाइट निकालने के लिए यू वुड हैव बीन यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? वो एल साइन थीटा। मान लो ये एल है तो ये हाइट कैलकुलेट करना पड़ता है पहले आपको, एल साइन थीटा। ठीक है सर? यस सर। ये नोट कर लिया सबने? आगे पढ़ें, चलो आगे पढ़ें भाई। पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ना है हमें।
Yes, sir. तो पढ़ें भाई, सच में कह रहे हो कि पढ़ना है आगे? यस सर। ठीक है, तो Yes, चलिए, sir. गुड। तारिक तुम भी बोल लिया करो, तुम भी चुप हो गए हो आजकल। यस सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आज की क्लास में ना बहुत सारी चीजें जो समझनी है आपको, ठीक है? आज की क्लास समझने वाली है, इसको समझना बहुत अच्छे से। जो जो चीजें मैं इसमें कराऊंगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखिए इस चैप्टर, इसमें आज की क्लास का, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है? अब इससे पहले कि मैं इसको डिफाइन करूं, मैं पहले एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद मैं फिर डेफिनेशन पे आऊंगा। तो पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल एंड देन विल कम टू द डेफिनेशन पार्ट, ठीक है सर? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है बेटे? बताओ। देखो, मैं पहले एग्जांपल पे आता हूं। पहले आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी फोर्स। आप लोगों ने एक टर्म सुना है ना, एमजी। एमजी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, एक सटीक सा एग्जांपल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं पहले फोर्सेस डिफाइन नहीं करूंगा, मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन क्लियरली, ठीक है? तो पहले तो आप इस बात को समझिए। सर, व्हाट हैज हैपेंड इन द क्लास? Janvi, we haven't done anything yet in the class. This is the first topic that we are going to study today, which is conservative and non-conservative forces. Before this, we discussed a numerical problem, so you can skip that. No worry about it. यहाँ से हम कहानी शुरू कर रहे हैं जानवी, so यहाँ से समझना शुरू कर। Okay, तो मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसका मास m है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं पहले बॉडी को ऐसे ले जा रहा हूँ टू हाइट ऑफ h1, फिर मैंने बॉडी को ऐसे मूव कराया, यहां समझिएगा, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। फिर यहां से बॉडी को मैं ऐसे ले गया टू हाइट ऑफ H2, फिर मैंने बॉडी को ऐसे मूव कराया QRST, फिर यहां से मैंने इस बॉडी को ऐसे मूव कराया, एंड फाइनली आई गो टू अ हाइट ऑफ H2, तो ले चुका हूं, तो H3 मान लो, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज समथिंग T, ST, तो ये U, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये समझिए कि यहां से हम बॉडी को ऐसे ले जा रहे हैं। आई एम शोइंग यू द एरोस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसका मतलब अगर बेटे, अगर मुझसे कोई पूछे कि अल्टीमेटली इस U और P के बीच का जो हाइट है वो है कितना, तो अल्टीमेटली दिस इज H। ये जो हाइट है वो अल्टीमेटली कितनी है? H है। मतलब H को आप क्या कह सकते हो? H इज नथिंग बट H1 प्लस ऑफ H2 प्लस ऑफ H3। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पहले यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर एज यू आर टेकिंग द बॉडी टू द हाइट फ्रॉम P टू Q, फिर Q टू R एंड सो ऑन, यहाँ पर हम बॉडी पे ये कह सकते हैं देयर वुड बी अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ mg व्हिच विल बी एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे सबसे पहले कहूं कि व्हाट इज द वर्क डन ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज mg इन गोइंग फ्रॉम P टू Q, P से Q तक। समझ रहे हैं? वर्क डन बाय mg। तो सर मैं सिंपली लिख सकता हूं फोर्स इज mg multiplied by this height to which we have taken the body is h1. Is it clear or not? I am dropping the negative sign, don't worry about it. अब चाहो तो नेगेटिव लगा लो, वरना तुम खामखा कंफ्यूज होते फिरोगे। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि mg is in the downward direction and displacement is in the upward direction. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। सर आपने ये वर्क डन वाला क्या लिखा? मैंने लिखा वर्क डन बाय mg इन गोइंग फ्रॉम P टू Q, यहां से यहां जाने में वर्क डन कितना लिखोगे? फोर्स इनटू हाइट। इज इट क्लियर जानवी? And Yes, in which sir. direction is mg acting? So mg is acting in the downward direction and displacement is in the upward direction. Means the angle between the two is 180 degree. Hence cos 180 is -1. So minus mgh1. Is it clear? Please tell me yes or no. Yes, sir. Next, again work done of mg from Q to R. तारिक बताओ तो Q से R जाने में mg का वर्क कितना है? mg का यस सर। Q से R तक जाने में वर्क डन बाय mg कितना है? What will be the work done by mg in going from Q to R? Very good, Harshit.
तारिक साहब 0 है, 0 कितना है तारिक साहब? Yes. 0 0. क्योंकि mg तो अभी भी डाउनवर्ड ही है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ हो गया तो एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ, तो वर्क डन Yes, कितना sir. हो गया? 0 हुआ या नहीं हुआ? Yes. नेक्स्ट, वर्क डन ऑफ mg इन गोइंग फ्रॉम r टू s, r से h पे अगर s पे जा रहे हैं तो अब वर्क डन कितना आएगा? माइनस ऑफ mgs2। भाई सारे बच्चे क्लियर है या नहीं है? प्लीज टेल मी। Yes. सर मुझे एक बात बताइए, वर्क डन mg का s से t तक कितना होगा? व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम s टू t, वर्क डन 0. 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि mg तो अभी भी डाउनवर्ड है, mg तो हमेशा डाउनवर्ड है ना बेटा, और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो Yes. गया। नाउ द लास्ट, वर्क डन ऑफ mg इन गोइंग फ्रॉम t टू u, कौन बता रहा है? यहां से यहां माइनस ऑफ minus mg mgh3. इसका मतलब बच्चे, अगर मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, अगर मैं नेट वर्क डन निकालूं, वर्क डन टोटल नेट, तो इन सबको आप ऐड करोगे, और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आप क्या लिखोगे? माइनस ऑफ mgh1 प्लस ऑफ 0 प्लस माइनस ऑफ mgh2, ठीक है, प्लस ऑफ 0 फिर माइनस ऑफ mgh3। अगर आप इन सबको ऐड कर लो, सब कुछ देख लो, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ से कि टोटल वर्क डन अगर आप देखो तो mg कैन बी टेकन एज कॉमन, this will be written as h1 plus of h2 plus of h3. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ mgh लिख सकता हूं, बिकॉज h1 प्लस ऑफ h2 प्लस ऑफ h3 इज नथिंग बट h। ये बात समझ में आई? Yes, sir. क्लैरिटी है? अब इस पूरे एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। सर मैं u पे डायरेक्टली नहीं गया, अगर मैं सोचो u पे अगर मैं डायरेक्टली ऐसे जाता, सोच के देखो, यहां से ये पॉइंट P से डायरेक्टली अगर मैं u पे जाता तो मैं कितने हाइट पे जाता? h हाइट पे। और इस केस में अगर मैं डायरेक्टली वर्क डन निकालता तो कितना आता? माइनस ऑफ mgh आता या नहीं? इसका मतलब मेरा पाथ अगर ये स्ट्रेट भी होता तब भी वर्क डन माइनस mgh आता, और पाथ मेरा जो ये मैंने एग्जांपल में दिखाया ऐसा है तब भी वर्क डन कितना आया? माइनस ऑफ mgh। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे नहीं आया। आगे अगर सर। मैं P से U पे डायरेक्टली जाऊं टू अ हाइट ऑफ H, तब भी मेरा वर्क डन वही आ रहा है, और घूम घूम के जाऊं तब भी वर्क डन वही आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं एक बात ये कह सकता हूं कि भाई साहब mg का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय mg इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आप कैसे पाथ पे चल रहे हो उससे mg का वर्क डन को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई कि वर्क डन ऑफ mg इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ by which you are going from one point to another point. mg का वर्क डन सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि what is actual change in position। भाई आप मुझे एक बात बताइए, बच्चे मेरे प्यारे बेटे, मैं आपसे कहूं, मैं यहां से शुरू करके हुई करके यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां से यहां 10 मीटर, तो मेरा एक्चुअल चेंज इन पोजीशन कितना है ये बताओ? 10 मीटर। यार तुम लोग सब शांत हो गए। इनिशियल से फाइनल के बीच का सिंपली चेंज इन पोजीशन तो मेरा 10 मीटर है ना। वो डजंट मैटर कि आप कैसे जा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अल्टीमेटली आप कहां से कहां पहुंचे हो, आप यहां से यहां पहुंचे हो, कैसे पहुंचे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई आपका पोजीशन का चेंज कितना हुआ, तो आप सिंपली कहोगे सर 10 मीटर है, 10 मीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि द वर्क डन ऑफ mg ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन पोजीशन। ये चेंज कैसे आया है उससे mg को कोई लेना देना नहीं है। मतलब mg का वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, it only depends on the initial position and final position. How this position has been achieved, mg has nothing to do with that. ये बात ऐसे ही हो गई जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में चीटिंग करके 100 मार्क्स ले आए। ऑल्दो चीटिंग बुरी बात है, चलो वो अभी हम ये नहीं बैठे हुए वो आपको मतलब वो सिखाने के लिए, लाइफ के उसूल सिखाने के लिए हम नहीं बैठे, बट एक बात सोचो कि अल्टीमेटली किसी को भी रिजल्ट से मतलब होता है ना। अगर कोई बच्चा चीटिंग करके 100 ले आए तो आप ये देखने जाओगे कि उसने चीटिंग करी थी या रिजल्ट दिखेगा उसका? रिजल्ट। गलत चीज ये मत समझ लेना कि चीटिंग ही करने लगो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने चीटिंग करके 100 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए तो हम सिंपली क्या देखेंगे? 100 मार्क्स, वो मार्क्स कैसे ऑब्टेन हुआ उससे हमें क्या मतलब? ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हमें किससे मतलब है? इनिशियल और फाइनल से।
हमें ये नहीं मतलब है कि वो इनिशियल से फाइनल आप पहुंचे कैसे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से mg का वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच यू गो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अब ध्यान से सुन, ऐसा कोई भी फोर्स द वर्क डन ड्यू टू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव कहते हैं। नहीं आया? Excuse me, sir. यस जानवी। Sir, my meeting got disconnected. What were you telling about I marks cheating करके? मैंने ये बोला कि अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें 100 मार्क्स लाना है भाई फिजिक्स में, मान लो, और आपने उसका कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया कि साहब चीटिंग करके ले आएंगे, है ना? इसका ये मतलब नहीं कि Yes, मैं sir. चीटिंग करना सिखा रहा हूँ, है ना? वो मतलब वो ये ना हो कि भाई लोग कहने लग जाएंगे मास्टर चीटिंग के बारे में बताता है कि चीटिंग करो No, मार्क्स sir. लाने के लिए। ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैंने आपको 100 मार्क्स लाने के लिए कहा है और आप चीटिंग करके वो 100 मार्क्स ले आए, तो इसका मुझे उससे थोड़ी मतलब है कि आप चीटिंग करके लाए या कैसे लाए। मैं तो आपके मार्क्स को देखूंगा ना, और मैं खुश हो जाऊंगा 100 मार्क्स देख के। मुझे क्या मतलब कि आपने चीटिंग Yes, करी है या sir. नहीं करी है, मुझे पता भी नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है उससे मुझे मतलब है। मतलब आप इनिशियल से 0 से 100 पे कैसे पहुंचे उससे मुझे मतलब नहीं है। आप 0 से कहां पहुंचे 100 पे, तो 100 और 0 से मुझे मतलब है। वो पाथ क्या चूज किया आपने, पढ़ के आप 100 मार्क्स लेके आए या चीटिंग करके लेके आए या क्या करा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली ऐसे फोर्सेस जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, हाउ द पाथ या हाउ द फाइनल पोजीशन हैज बीन अचीव्ड, उससे उसको कोई मतलब नहीं हो, उस पाथ से उसको कोई मतलब नहीं हो, तो ऐसे वर्क डन को हम, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज whose work done is independent of the path and only depends on initial and final position. Is it clear or not? Tell me yes or no. कंजर्वेटिव Yes, का sir. मतलब समझ में आया? और कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है? ग्रेविटी। mg is the example of conservative force. So not only mg, उसके अलावा भी फोर्सेस है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स is the example of conservative force. So these are the example of conservative force. But उससे पहले आप मुझे ये बताओ, did you understand the definition or not? Tell me yes or no. Yes. Everyone, please respond to me. I'm asking everyone. Did you Yes. understand the definition of conservative force? So write down Yes, the sir. definition. Write down the definition. Definition लिखिए, उसके बाद अगर आप ये चाहते हो इसको नोट करना इस एग्जांपल को, तो you can note it also. But before that, please write the definition. Definition में लिखिए, a force whose work done is independent of the path. A force whose work done is independent of the path. A force whose work done is independent of the path and only depends on, whose work done is independent of the path and only depends on initial and final positions. Whose work is independent of the path and only depends on initial and final position is known as conservative force. Only depends on initial and final position is known as conservative force. ठीक है सर हाँ जी। सर इसमें जो हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं उसको डिस्प्लेसमेंट कहना गलत होगा ना? किसको फाइंड कर रहे हैं? सर मतलब जो ये हाइट है इसको डिस्प्लेसमेंट कहना गलत होगा ना? बिल्कुल नहीं, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर हम एक कोई इंक्लाइन प्लेन की बात करें, जैसे अभी तो आपने ये जो हाइट जो आपने पॉइंट दिया, जो बॉक्स है वो एक दोनों के मतलब सेम लाइन पे है, तो सपोज इंक्लाइंड होता तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता, लेकिन हम फिर भी हाइट ले रहे हैं। नहीं, इंक्लाइन के केस में डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, फिर भी हम हाइट ले रहे हैं, तो वो हम हाइट ले रहे हैं बिकॉज ऑफ mg, है ना? mg के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, और इसी चीज को तो हमने ऐसे शो करा है। mg अगर है तो mg के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन प्रोवाइड करेगा, दैट इज ओनली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस सर, यस सर। तो दैट इज व्हाई ये एग्जांपल जो वो सिर्फ mg के लिए है, ठीक है? और अगर कोई और फोर्स हो विच इज कंजर्वेटिव, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का उसके लेंथ के बात
होगी, इनिशियल इलोंगेशन एंड फाइनल इलोंगेशन, उस पर डिपेंड करेगी बात। ओके ओके सर, ठीक है, तो बिकॉज दिस इज द एग्जांपल व्हिच हैज बीन टेकन फॉर एमजी, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट। ठीक है सर, गॉट सर, थैंक तो यू सर। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, एमजी के केस में आप ये ऐसे कह सकते हो कि यू नीड टू गेट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। It is displacement, but which displacement it is? So it is vertical displacement. I am only concerned with vertical displacement to calculate the work done by the mg. Clear है बेटे? यस सर, ये एग्जांपल सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ूं? Yes. ठीक है, तो आप देखो इसको, अगर इसको किताबों में ऐसे शो करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई पाथ है, ये कोई पाथ है, ठीक है, मुझे ये तो बनाना भी नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो पाथ है, अगर आप ये 1 से 2 पे गए और दो अलग अलग पाथ के अलोंग गए, ये इसके अलोंग और इसके अलोंग, ठीक है, अब पहुंचे, लेकिन स्टार्ट किया आपने उसी पॉइंट से और पहुंचे भी उसी पॉइंट पर, आप एक तो ये पाथ के अलोंग गए हो, पाथ ये इसको आप 1 कह लो और इसको पाथ 2 कह लो, तो वर्क डन अगर path 1 के along due to a force is same as the work done along path 2 due to the same force, तो उस force को हम conservative कहेंगे। मतलब क्या, work done along path 1, ठीक है, if it is equal to work done along path 2, तो इस केस में जिस force के कारण ये work मिल रहा है, the force which is giving me this work done, है ना, which is equal in both the path या along both the paths, उस force को हम conservative कहेंगे। ये तो बात समझ में आ गई हमें, ठीक है, about the conservative force। अब एक और छोटा सा पॉइंट सुन लो related to the conservative force। बेटा इसमें एक बात और याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, मुझे एक बात बताओ बेटा, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ये बॉडी का मास मान लो m है, इस बॉडी को मैं यहां से h हाइट पे लेके चला गया, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन टेकिंग दिस बॉडी टू अ हाइट ऑफ h? टेल मी। mgh. ऑब्वियसली mgh है, पहले पाथ के अलोंग वर्क डन इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू mgh, और mgh के साथ माइनस साइन लगेगा या नहीं, बिकॉज mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सोच के देखिए सर, और h ऊपर है, तो mgh में माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। Yes, अब sir. यही बॉडी ऊपर से नीचे आए, अब यही बॉडी ऊपर से नीचे आए और फिर यहीं आके पहुंच जाए, ठीक है, तो अब जो ये मान लो पाथ नंबर 2, बॉडी अब ऊपर से नीचे आ रही है और यहीं आके पहुंच रही है, तो इस केस में जो वर्क डन है, दैट इज वर्क डन 2, दैट विल बी इक्वल टू mgh और नॉट? इस बार ये mgh विल बी पॉजिटिव, सोच के देखो, Yes, sir. पक्की बात है एकदम। इसका मतलब बॉडी जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर बॉडी वापस पहुंची, तो एक वर्क डन नेगेटिव है और दूसरा वर्क डन पॉजिटिव है, तो इस केस में अगर मैं पूरे साइकिल का वर्क डन निकालूं, पूरे साइकिल का मतलब ये हो गया, क्लोज साइकिल का मतलब ये हो गया जहां से आप गए हो वहीं वापस पहुंचे हो, तो विल दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ mgh प्लस ऑफ mgh और नॉट? यस सर, तो वर्क Yes, डन sir. Yes, sir. ऑफ दिस कंप्लीट साइकिल, जहां से आप चले वहीं पहुंचे, तो दिस होल वर्क डन इज इक्वल टू 0 और नॉट? Yes, इसका sir. मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड साइकिल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड साइकिल विल बी 0। सर व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड साइकिल? तो क्लोज्ड साइकिल का मतलब है सर कि जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं घूम के वापस पहुंच गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड साइकिल। तो लिख लीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड साइकिल विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड साइकिल विल बी इक्वल टू 0। Work done by conservative force in a closed cycle will be equal to 0. Is it clear? लिख लिया बच्चों? बच्चों Done, sir. यस सर, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए साहब, अब मैं अब दूसरे फोर्स पे आता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स सबको क्लियर हो गया? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस हैं जिसका वर्क डन is independent of the path and only depends on initial and final position, जिसका एग्जांपल क्या क्या है? ग्रेविटी,
स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी बात मैंने आपसे ये बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड साइकिल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जहां से आप बॉडी को स्टार्ट कराओ वही अगर वापस पहुंचा दो बॉडी को, तो ये जो टोटल वर्क डन होगा बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये मैं दो बातें आपको सिखा चुका हूं, ठीक है सर। अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव, बट पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आपको मालूम है कि मैं डेफिनेशन बताऊंगा। तो पहले तो एग्जांपल समझते हैं। चलो, ऐसा कुछ पाथ हम अज्यूम करते हैं अपनी मर्जी से, कुछ पाथ मैं अज्यूम करा रहा हूं आपको। मान लीजिए सर ये पाथ कुछ, दिस पाथ इज समवट लाइक दिस, P to Q है ना, और Q to R। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ऐसा इमेजिन करना, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को मैं ऐसे ले जा रहा हूं, पहले P से Q और फिर Q से R। दिस एंगल इज थीटा, बॉडी का मास इज m। इज इट क्लियर बेटे? सबको बात समझ में आ रही है? Yes, और sir. मान लो कि इस सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू और इस सरफेस पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब एक बात सोचो, इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे कहूं, मान लो ये भी यहां से यहां तक का लेंथ L है और यहां से यहां तक का भी लेंथ L है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन गोइंग फ्रॉम P to Q, ठीक है, वर्क डन, किसका वर्क डन सर? फ्रिक्शन का। कहां से कहां तक सर? P से Q तक। तो क्या लिखेंगे आप? वर्क डन को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन मान लो इधर लग रहा है, जिधर भी लगे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मान लो तो ये cos 180 डिग्री ऐसे लिख सकते हो सर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. और आपको याद होगा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिख सकते हैं म्यू एन, और आप यहां पर अगर देखोगे तो ये यहां पर जो एन है वो mg के बराबर है। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, म्यू एम जी multiplied by the displacement with a negative sign. This is the work done of friction in going from P to Q. Is it clear? हाँ ना बोलो। Yes, sir. अब चलो सर, ये incline cos 180 कैसे आया? cos 180 इसलिए क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि the body is being displaced towards right and the friction is acting towards left. So what is the angle between displacement and force? 180 degree. Yes, Janvi, good. Okay, coming to the next portion. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर n को अगर आप देखो तो n will be exactly equal to mg cos theta. Convinced or not? ये बहुत बार आप कर चुके हो, mg sin theta, Yes, mg sir. cos theta, ठीक है। देखो ताहिरा, बॉडी को मैं इस पॉइंट से P पॉइंट से पहले Q पॉइंट पे ले जा रहा हूं एंड आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ताहिरा जी, फ्रिक्शन का वर्क डन आप कैसे लिखेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q, है ना, into cos of 180. Why are you using cos of 180? Because the angle between the frictional force and the displacement is 180 degree. तो f is cos 180 degree. उसके बाद आप फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू एन। एन की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है? mg के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ म्यू mg इंटू एल। इज इट क्लियर बेटा? तायरा, Yes. अब देखो इंक्लाइन सरफेस पे n को हम mg cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन गोइंग फ्रॉम Q to R, आप क्या लिखोगे? फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 अगेन, बिकॉज़ फ्रिक्शनल फोर्स आप ऐसे मान सकते हो। जानवी, व्हाट डू यू से? फ्रिक्शन आप ऐसे मान सकते हो एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट। Yes, sir. ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं सर कि फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? म्यू इनटू mg cos थीटा। यहां पर n mg cos थीटा के बराबर है इनटू l। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes. Yes. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q एंड Q to R सेम है या नहीं? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली फ्रॉम P to Q एंड Q to R सेम है, राइट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। बट बिकॉज आई हैव चेंज्ड द पाथ, बॉडी भी वही, म्यू की वैल्यू भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, बट मैंने पाथ चेंज कर दिया। पाथ पहले हॉरिजॉन्टल था, अब उसको इंक्लाइंड कर दिया, तो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डिफरेंट हो गया। देखो Yes, sir. नहीं, यही बात समझ में I, भाई, sir. डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, एल ही है ना डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. यार सब नहीं बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q to R इज L ना। कोफिशिएंट Yes, ऑफ sir. फ्रिक्शन इज Yes, sir. आल्सो सेम, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है,
सर मास ऑफ द बॉडी भी वही है, वो उसी बॉडी को आप P से Q पे भी ले जा रहे हो और Q से R पे भी ले जा रहे हो, तो बॉडी भी वही है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी वही है, बट बिकॉज यू चेंज्ड द पाथ, आपने पाथ को चेंज कर दिया, और बिकॉज आपने पाथ को चेंज कर दिया तो क्या हो गया, आपका वर्क डन चेंज हो गया सर। फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट यू आर गेटिंग द डिफरेंट वर्क डन, एंड व्हाई आर यू गेटिंग दिस डिफरेंट वर्क डन, बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर पाथ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन के फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है सर। नहीं यही बात समझ में, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हाउ द पाथ हैज बीन अचीव्ड। नहीं आई बात समझ में? अरे समझे या नहीं? समझो सर। नहीं बोल रहा हूं, इस बात को ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपसे कहूं कि तुम्हें फिजिक्स में 100 मार्क्स लाने, और मैं ये कंडीशन लगा दूं कि कोई आपको चीटिंग या कोई गलत तरीका यूज नहीं करना है, आपको पढ़ के ये 100 मार्क्स लाने। बात समझ में? इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ 100 मार्क्स से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से भी मतलब है कि आपने जो 100 मार्क्स अचीव करा है वो किस रास्ते से अचीव किया। रास्ता मीन्स कि कैसे आपने अचीव करा है, ठीक है? तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, such a force is known as non-conservative force, जिसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स द वर्क डन ड्यू टू विच डिपेंड्स ऑन द पाथ इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई? यस सर, आ ऐसा गई। फोर्स Yes, sir. जिसका वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जल्दी से लिखो, a force whose work done depends on path is known as non-conservative force. A force whose work depends on the path is known as non-conservative force. A force whose work depends on the path is known as non-conservative force, is known as non-conservative force, is known as non-conservative force. एग्जाम्पल क्या लिखेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लिख लिया? डन? हाँ ना बोलो यार, जल्दी आगे पढ़ना है आप लोगों को। सर हो गया बच्चों? यस सर, हो गया। बहुत प्यारा भाई। अब मेरी बात सुनिए, अब मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स में ये बोला था कि वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल विल बी इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। मान लो कि ये कोई बॉडी है और इसको पहले मैं इधर से इधर ले जा रहा हूँ, 1 बाय 1 मैं दोनों चीजें सिखा दूंगा। ध्यान से सुनो, ये n होगा ऑब्वियसली, ये mg होगा, और ऑब्वियसली मान लीजिए कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑब्वियसली इन दिस डायरेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लीजिए, और आप बॉडी को यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से आप यहाँ ले गए बाय से सम डिस्टेंस l, पहले आप ऐसे ले गए, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचे। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि इस केस में वर्क डन कितना आएगा बेटा? वर्क डन इसको 1 मान लेते हैं, आप यहां से यहां जा रहे हैं, क्लियर है? इसको 1 मान लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ एफ इंटू एल लिखेंगे या नहीं? जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू mg मल्टीप्लाइड बाय एल। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई? यस सर, यस सर। यस। ठीक है। अब इसी बॉडी को, अब वो बॉडी वहां पहुंच गई, अब उस बॉडी को फिर आप लेके वापस आ रहे हो, इसी बॉडी को आप वापस लेके आ रहे हो ऐसे, ठीक है? अब वापस लेके आ रहे हो बाय द सेम डिस्टेंस ऑफ एल, वहीं वापस जहां से स्टार्ट करा था। मतलब आप इस बॉडी को ऐसे ला रहे हो, इस नए पाथ को आप पाथ नंबर 2 कह लो। तो अब इस केस में क्या होगा? जब आप बॉडी को इधर चला रहे हो तो फ्रिक्शन अब ऐसे लग रहा होगा बेटा, सोच Yes. के देखो। तो अगर आप अभी भी देखोगे तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो वर्क डन अगर 2 भी निकालोगे, देन आल्सो इट विल बी माइनस ऑफ एफएल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एमजी मल्टीप्लाइड बाय एल। ठीक है? तो अगर आप टोटल वर्क डन निकालो इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट एंड अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, अगर आप टोटल वर्क डन निकालो तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन 1 प्लस ऑफ वर्क डन 2। अगर आप इन दोनों वर्क डन को ऐड करो तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 mgl। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो ये तो जीरो नहीं हुआ सर, इट इज नॉन जीरो। ऑल्दो इस केस में भी आप वहीं पहुंच रहे हो जहां से आपने स्टार्ट करा,
but the total work done that you are getting is non-zero. इसका मतलब है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. लिख लीजिए, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज साइकिल इज अ नॉन जीरो. वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड साइकिल is non-zero. लिख लिया बच्चों? सर जब आपने ये वाला बताइए। चैप्टर शुरू किया था तो आपने क्वेश्चन दिया था मैन होल्डिंग अ बकेट वाला, जिसका आंसर 0 आ रहा था ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था. तो वो वर्क डन बाय mg 0 होगा ना, टोटल वर्क डन 0 थोड़ी ना होगा. नहीं, वर्क डन आप देखिए उस पर डिपेंड करती है बात. अगर आप मैन इज होल्डिंग द बकेट, तो मैन इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बकेट विच विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट अर्षित? यस सर. तो मैन इज होल्डिंग द बकेट एंड अप्लाइंग द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट ही इज डिस्प्लेसिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जी सर, मैं तो हाउ मच ऑफ द ये तो मैं समझ गया सर कि सर अगर वहाँ पे उस क्या कहते हैं जिस बात पे चल रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो टोटल वर्क डन 0 थोड़ी ना होगा. Sir, if there is a friction, then there will be the case, right? If there is no friction, work done will be zero or not. यस सर, यस सर. है ना? तो in that case, I didn't सर ये consider the आई क्या friction. है उसके? सर आपने सिर्फ क्या कौन आई क्या है? सर आपने यहाँ पे आई लिखा है ना, वो क्या है? आई नहीं लिखा एक्चुअली में, वो पाथ 1 और पाथ 2 मैंने उसको रिप्रेजेंट किया. रोमन कहते हैं, कौन सा नंबर कहते हैं इसको? अच्छा ओके. ठीक है. सर आपने सिर्फ मतलब इस आपने ऐसे हाँ बोलो हर्षित. हाँ आपने सिर्फ फ्रिक्शन नहीं लिया था, आपने सिर्फ ऐसे ही बताया था. हाँ ऑफ कोर्स, वहां पर हमने फ्रिक्शन डिस्कस ही नहीं करा था. मतलब ये है कि आप उस केस में ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, सरफेस है, वो स्मूथ है. या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर जो हमने वर्क निकाला था, वो वर्क हमने निकाला था बाय द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द बकेट. ठीक है, तो हमें उस फोर्स का वर्क निकाला था, हमने फ्रिक्शन का वर्क नहीं निकाला. समझे बेटा? यस सर, यस. ठीक है, ओके. तो मूविंग ऑन बेटा, यहां तक सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं. नाउ यू हैव आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. भाई जो पाथ, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा वो नॉन कंजर्वेटिव, और जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो कंजर्वेटिव. देखो ये थोड़ा सा ना, ये जो वर्क यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, वो मुझे नहीं पता कि क्यों फिजिक्स में ये ऐसा यूज किया गया. ऑल्दो कंजर्वेटिव का जो मतलब है वो कुछ और ही होता है, बट यहाँ पर फोर्स को कंजर्वेटिव क्यों कहा गया मुझे नहीं पता. क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा एनर्जी का कंजर्वेशन, पढ़ा होगा ना, या फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने क्लास 9th में. यस सर. यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन. तो कंजर्वेशन का मतलब अलग होता है. क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब? होता है कि भाई अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज नहीं हो विथ टाइम, तो दैट इज कॉल्ड एज कंजर्व्ड. नहीं, ये बात समझ में? जैसे एनर्जी के कंजर्वेशन का मतलब ही अलग है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बट अच्छा, चार्ज का कंजर्वेशन कहूं तो इसी तरह से मैं चार्ज के कंजर्वेशन में, मास का कंजर्वेशन, तो इसका भी यही मतलब होता है कि टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, चार्ज का मतलब टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर शुड रिमेन कांस्टेंट. तो कंजर्वेशन का बेसिक मतलब तो ये होता है, बट यहां पर इस फोर्सेस को कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्यों टर्म दिया गया, इवन आई डोंट नो. ठीक है, एनीवेज, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कंजर्वेटिव को, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व मत करने लग जाना. ओके, तो ये तो बात हो गई सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की. नाउ राइट द पोटेंशियल एनर्जी. आप टॉपिक डालो पोटेंशियल एनर्जी. अब यहां पर भी चीजें समझनी है आपको. टॉपिक डालो पोटेंशियल एनर्जी. अब सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था. पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपसे कहा था कि द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position is known as its potential energy. यही तो कहा था बच्चों, यस सर. है ना? अब मेरी बात सुनो.
इस पोटेंशियल एनर्जी में जैसे अभी एक एग्जांपल लूंगा मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं, अब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लूंगा, और दूसरा जो हम केस डिस्कस करेंगे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगी, बट वो हम थोड़ी देर के बाद ड्राइव करेंगे उस रिजल्ट को। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में वी विल बी डिस्कसिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूं, तो इसलिए अब जो मैं बात करूंगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझने की कोशिश करना, और फिर इस पोटेंशियल एनर्जी को हम रिलेट करेंगे विद द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये पॉइंट समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से प्लीज। पहली बात समझिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसका मास m है, मैं चाहता हूं इस बॉडी को ऊपर ले जाना, ठीक है, टू लेट्स से टू अ हाइट ऑफ h मान लो, मगर मैं ये चाहता हूं कि बॉडी को मैं ऊपर तो ले जाऊं, बट कैसे ले जाऊं? विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे ले जाऊं? विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। इस चीज को फिजिक्स में एक और टर्म यूज करते हैं इसके लिए, स्लोली स्लोली, ऐसे भी कहते हैं। स्लोली स्लोली का मतलब है कि यू डोंट वांट टू चेंज द वेलोसिटी, यू डोंट वांट टू एक्सेलरेट द बॉडी। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा मेरा ख्याल है। अरे आ रही है बात, समझ या नहीं? मतलब आई डोंट वांट टू चेंज द वेलोसिटी। अब मुझे एक बात मालूम है बेटे कि अगर ये बॉडी है तो इस पे अनडाउटेडली एक फोर्स तो पहले ही से लग रहा होगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू mg विदाउट एनी डाउट, और मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये mg ये जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो। तो मुझे इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, मानते हो या नहीं? ऑफ कोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तभी बॉडी ऊपर जाएगी। बट मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने कंडीशन रखी हुई है यहाँ पर कि यू डोंट हैव टू चेंज द वेलोसिटी, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए एफ एक्सटर्नल और mg का क्या रिलेशन होना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड mg? External force will be greater than mg. इट शुड बी इक्वल टू mg। समझ रहे हो? अब ये बात मैं कह के थक जाता हूं, मगर बच्चे बार बार भूल जाते हैं। मैं पढ़ा देता हूं, बच्चे भूलते हैं, फिर पढ़ा देता हूं, फिर बच्चे भूलते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने इससे पहले भी ये बात बताई है पता नहीं कितनी बार। अब बच्चा ये कहता है कि मास्टर अगर दोनों इक्वल होंगे तो बॉडी ऊपर कैसे जाएगी? तो मैं उसे एक एग्जांपल देता हूं, और अब अगर भूल गए ना तो फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं फिर बच्चा भूल जाता है। मान लो कि मैं आपसे कहूं कि नीचे फोर्स है 10 न्यूटन और मैं इस बॉडी को ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो हर्षित ने जो कहा वो अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि एक्सटर्नल, ये जो एफ एक्सटर्नल है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 10, है ना। ये बात तो सबको क्लियर हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 10 से ज्यादा होनी चाहिए, तो सर ज्यादा का क्या मतलब? 10.00000000000001, ये 10 से ज्यादा है या नहीं है? Yes. है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 10 एंड एफ एक्सटर्नल, is it very huge difference, very large difference, or very small difference, or almost negligible? Of course negligible difference। तो इसीलिए ऐसे केस में जहां पर आपसे ये बोला जाए जस्ट ग्रेटर, वहां पर आप उस डिफरेंस को नेग्लेक्ट मान सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, और दोनों वैल्यूज को ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हो। नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो। Yes sir, yes sir. अब अगर इस पे नेट फोर्स अगर आप निकालोगे ना, नेट फोर्स मान लो एफ एक्सटर्नल इतना है और ये इतना है, तो नेट फोर्स क्या होगा? एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 10.00000000000001 माइनस ऑफ 10 अगर हम करेंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0.00000000000001। तो ये जो नेट फोर्स है ये बहुत स्मॉल है ना, इट इज वेरी 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 स्मॉल फोर्स, और ये इतना छोटा फोर्स है कि इस केस में हम एक्सेलरेशन को ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। इसीलिए ये सारी कहानी कही गई। नहीं है बात समझ में? इसका मतलब कि अगर आपको किसी बॉडी को मूव कराना है विदाउट मेकिंग इट एक्सेलरेट, तो आप याद रखिए कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे आपको उसको किसके बराबर मान लेना है? जो ऑलरेडी उस पर फोर्स लग रहा है उसके बराबर मानना है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि मन के कोने में आप याद रख सकते हो कि सर वो तो ग्रेटर होना चाहिए। यस ग्रेटर, बट कितना ग्रेटर सर?
आ रही बात समझ में? क्योंकि ये भी तो ग्रेटर वैल्यू है, बट कितना ग्रेटर? तो नेग्लिजिबल है। और बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स लगा दोगे तो फिर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो? यस सर। तो खैर, तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? विदाउट एनी डाउट वो mg के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का, अगर पहले मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का वो कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज h, और एक्सटर्नल फोर्स और h दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू mgh। लिख सकता हूं बेटे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को मैं लिख सकता हूं mgh। लिख सकता हूं बेटे? हाँ सर। यही Yes, sir. जो वर्क आपने किया है इस बॉडी पे इन टेकिंग इट फ्रॉम सरफेस टू द हाइट h, यही वर्क उस बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी एनर्जी का क्या नाम होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हर्षित मुझसे ये कह सकता है कि सर यहाँ पर व्हाई यू आर नेग्लेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो द रीजन बीइंग कि बेटा ये इसीलिए तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं हो। नहीं बात समझ में? ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा है ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी का कोई मसला नहीं पड़े। इसका मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी को बिना चेंज किए अगर आप बॉडी पे वर्क कर रहे हो तो वो जो वर्क है वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो वर्क आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हो तो उस केस में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया सर? इट इज mgh। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? Yes, sir. आ गया. ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, अगर मुझसे ये कोई बोल देता है कि सर यहाँ पर तो वर्क डन mg भी तो वर्क डन कर रहा है, ये तो आपने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लिया, अगर mg का वर्क लिखते तो क्या लिखते? माइनस ऑफ mgh लिखते या नहीं लिखते? सोच के देखो। हाँ सर। है ना? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ mg। सोच के देखो। यस सर। ये सब नोट कर, बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं, ये कसम से बता रहा हूं। तो बुक पढ़ लेगा तुझे ये बातें समझ नहीं आने वाली, तो इसलिए बहुत प्यार से समझो जो मैं समझा रहा हूं कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय mg का अगर रिश्ता देखें तो उसमें एक माइनस साइन आ जाता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल फोर्स का रिश्ता देखें या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का रिश्ता देखें तो दोनों का साइन सेम रहता है। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बट माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। यहां तक आप नोट करिए जो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है। तो इसमें एक और बेहतरीन बात मैं समझाऊंगा आपको। सर तो ऐसे तो नेटवर्क डन जीरो हो जाएगा। बेटा नेटवर्क डन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट तो नहीं करेगी ना यहाँ पर, क्योंकि दो अलग अलग फोर्सेस हैं तो दोनों अलग अलग फोर्सेस का वर्क हो रहा है। नेटवर्क डन तो हम निकाल लेंगे कि भाई टोटल वर्क डन अगर दोनों का सम ले लें तो दैट इज इक्वल टू जीरो, एक अलग बात है। बट इंडिविजुअली फोर्सेस का वर्क डन हो रहा है ना, और मैंने बहुत शुरू में कहा था कि एक फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स के वर्क से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बेटे यहाँ तक सबने नोट कर लिया भाई? अच्छी फिजिक्स पढ़ाओ खराब पढ़ाओ मतलब कुछ बोलते ही नहीं हो। तायरा, तारिक, विभूति, आप लोग भी बताएं यार, आप लोग भी कनेक्टेड हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट कर लिया हो तो बताइए, मुझे और भी कुछ चीजें सिखानी है इसमें, कुछ अच्छी बातें और समझाना है मुझे। इरेज करूं इस बात को? अब मुझे एक बात बताओ कि Yes, sir. ओके आई एम वेटिंग, लेकिन साथ साथ मुझे एक बात बताओ कि mg इज व्हाट काइंड ऑफ अ फोर्स इज mg? इज इट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो इस mg के एग्जांपल से देखो, mg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ mg। इसका मतलब इस लॉजिक के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन जो
कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के अंदर होगी, उन दोनों का रिलेशन क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। कह सकता हूं या नहीं? सोच के देखो। Yes, sir. ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलूं बेटा? सर अभी आपने लास्ट लाइन क्या बताई, प्लीज रिपीट कर देंगे? अभी दोबारा बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। मैं भी फिर से बकने वाला हूं, बट ये मैं वेट कर रहा हूं कि बाकी बच्चे इसको नोट कर लें यहां तक। Done, sir. ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर? हर्षित एक बार इस इक्वेशन पे ध्यान दे लो। मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों को रिलेशन में एक माइनस साइन आ रहा है। इसका दूसरा मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अगर इसको मैं जनरल वे में बोलूं तो जनरल वे में क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि किसी का भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं आई बात समझ में? CF मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। क्या जनरली मैं ये कह सकता हूं या नहीं? ये बात पॉइंट क्लियर है या नहीं है? प्लीज टेल मी। यस सर। सर ये समझ में आया? क्यों? हाँ बोलो बोलो। हर कंजर्वेटिव के लिए बात वैलिड है। ऑल्दो हमने सिर्फ एमजी से इसको रिप्रेजेंट करा है, बट याद रखो कि इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स। सर अभी आपने बताया था कि स्प्रिंग वाला फोर्स भी क्या कहते हैं, जो भी आपने हाँ, बताया था। उसके लिए तो आगे डेरिवेशन करेंगे, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने उसमें ये भी बोला कि स्प्रिंग वाले फोर्स का डेरिवेशन मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हम आगे ड्राइव करेंगे। बट मैंने साथ साथ ये भी बोला कि ऑल्दो वी हैव ड्राइव्ड दिस रिजल्ट फॉर ग्रेविटी, बट ये जो रिलेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज वैलिड ऑलवेज। ये हमेशा वैलिड है प्रोवाइडेड द फोर्स इज कंजर्वेटिव। नहीं समझे हर्षित? सर समझ गया मैं, बस मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उसमें डिस्प्लेसमेंट है और इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अरे बावले तू परेशान ना हो, मैं बताऊंगा ना, तू मत सोच ज्यादा। यस डिस्प्लेसमेंट, एक बात बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना है? मतलब सॉरी, पाथ से क्या लेना देना है? हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करो या वर्टिकली डिस्प्लेस करो, इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी द वर्क डन। वो डिस्प्लेसमेंट कैसे आया उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अभी वो जब स्प्रिंग पे आएंगे ना तो वहां और मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा, बट अभी फिलहाल इस फॉर्मूले पे ध्यान दो कि मैंने आपसे बोला कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है और जो उस फोर्स के कारण जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, उन दोनों का रिलेशन क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अभी फिलहाल इस रिलेशन पे ध्यान दो। अभी स्प्रिंग वाला तो मैं आगे ड्राइव करूंगा रिजल्ट। ठीक है भाई? ओके, अब मेरी बात सुनिए सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ इससे पहले कि मैं और आगे लिखूं। अभी वो रिलेशन मैं लिखूंगा, बट इससे पहले मेरी बात सुनिए। अब एक बहुत अजूबी सी बात याद रखिएगा बेटा, कि मैं आपसे एक बात बता दूं कि वी कैन नेवर डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। आपको अगर पागल हो गया है मास्टर, अभी तो डिफाइन सब कुछ कर दिया, आप कहता है कि वी कैन नेवर डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते कभी भी। हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं आया? नहीं आया सर। ठीक है, मेरी बात सर एक बार ध्यान फिर से से बता दो। सुनिएगा और समझिएगा। अभी फिर से बकूंगा, सुनो मेरी बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते। क्या मतलब सर? क्या बोले? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। देखो, मान लो कि ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो, यहां पर हर्षित है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हर्षित, तुम्हारे लिए इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ऑफ कोर्स 0, विदाउट एनी डाउट इट इज 0। और नीचे मान लो कि सक्षम खड़ा है। सक्षम, इस बॉडी का मास मान लेते हैं m है, इस बॉडी का इनिशियल हाइट मान लेते हैं 4 मीटर है। सक्षम, आपके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बॉडी आपके रिस्पेक्ट में 4 मीटर की हाइट पे है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर mg4। mg4, 4 mg मतलब हाइट इज 4। तो सक्षम के लिए इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 4 mg है और हर्षित के लिए ये 0 है। कौन सही है? सर दोनों अपनी जगह सही है। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। यस सर।
ठीक है, अब मेरी बात सुनना, दोनों सही हो गए तो पंगा हो जाएगा फिर तो। अब अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहूं कि यहां से मैं बॉडी को फर्दर 6 मीटर की हाइट पे ले गया, ठीक है, मैं ये चार्ट बनाता हूं, हर्षित और ये सक्षम। सुनना, बस तुम्हें सिखाने के लिए इस तरह की बातें मैं कर रहा हूं, तो इसलिए प्लीज चीजों को समझिए। ये पोटेंशियल एनर्जी 1, ये पोटेंशियल एनर्जी 2, पहले ये 0, सक्षम के लिए ये 4 mg। अब मैं इसको फर्दर 6 मीटर ऊपर ले गया। सक्षम, हर्षित तुम्हारे लिए पोटेंशियल एनर्जी बोलो अब, बॉडी की कितनी होगी व्हेन आई हैव मूव्ड दिस बॉडी अप बाय 6 मीटर? 6 mg 6 mg, विदाउट एनी डाउट इट इज 6 mg। सक्षम तुम्हारे लिए 10 mg। बहुत बढ़िया साहब। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालूं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फॉर हर्षित, तो ये क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल, इसका मतलब 10 mg माइनस ऑफ 6 mg, दैट इज इक्वल टू 4 mg। और इसी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालू सक्षम के लिए, तो सक्षम तुम्हारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? दैट विल बी अगेन u फाइनल माइनस ऑफ u इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू 4 mg माइनस ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू 4 mg। देखो दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। सर दोनों का रिजल्ट सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। सेम आ गया। यस सर, यस। अब इस बात को समझिए, ऑल्दो आप लोगों के लिए इंडिविजुअल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग अलग है, बट आपके पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप जो कैलकुलेट करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते, वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। Yes. कौन 6 mg होना चाहिए हर्षित? सर वो 6 mg माइनस 0 और 10 mg माइनस 4 mg होना चाहिए। हाँ मतलब जो भी है सेम ही आएगा ना उससे। हाँ सर। तुम सही कह रहे हो, वो लिखने में मुझसे गलती हो गई। बट एनीवेज पॉइंट समझो कि क्या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका रीजन मैं बच्चों को ये देता हूं, ऑल्दो आपको ये पूरा अभी ये नहीं समझ में आएगा, बट मैं रीजन बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि बच्चे मेरे प्यारे मेरी बात सुन। अगर कोई बंदा कहे कि ये कोई बंदा कहे कि वो इस हाइट पे खड़ा है, कोई बंदा कहे कि वो इस हाइट पे खड़ा है, तो उसके लिए इसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बंदे ने अपना रेफरेंस लाइन यहाँ माना है, मतलब यहाँ से वो हाइट को मेजर कर रहा है, और जो बंदा यहाँ खड़ा है वो यहाँ से हाइट को मेजर कर रहा है, तो हर के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो गई, तो प्रॉब्लम आ गई ना सर। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कोई अगर कह रहा है कि सर मेरे लिए पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो दूसरा बंदा कहेगा कि मेरे लिए तो 20 जूल है, तू गलत कह रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हर चीज अलग अलग हो जाएगी। या नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर यस सर। सबके लिए वैल्यू एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो इसीलिए बोला गया कि सर क्या सेम रह रहा है? आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सेम रह रहा है। इसीलिए जब भी कैलकुलेट किया जाएगा, क्या कैलकुलेट करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं यहाँ पर अपना रेफरेंस मान लूं और यहाँ के रेस्पेक्ट में मैं हाइट को मेजर करूं, यहाँ के रेस्पेक्ट में मैं हाइट को मेजर करूं और इसी को रेफरेंस मान लूं, और यहाँ पर बॉडी अज्यूम कर लूं, तो जहां पर रेफरेंस होगा वहां पर हाइट 0 होगी, तो वहां पर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और वहां से अगर h हाइट पे जाता हूं तो यहाँ पर आके बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? mgh माइनस ऑफ 0 एंड हेंस इट विल बी इक्वल टू mgh। मतलब आउट ऑफ द 2 पॉइंट्स अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया जाए, तो वो जो डिफरेंस होगा वो दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो सर हम लोग अभी जो mgh फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं ना, वो ऐसे लिख रहे हैं कि we are assuming the height at the ground level to be 0, and that is why we are getting the potential energy of the second point exactly equal to mgh। नहीं आई मेरी बात समझ में? आई सर। इसका मतलब इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, या ऐसे याद रख सकते हो कि हम पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं? बोलो।
पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया बस उसी को आप फिर से लिखूंगा। रिलेशन बिटवीन लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। और याद रखिएगा कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। हाँ हर्षित बोलो, क्या डाउट है? सर वो हो सकता है थोड़ा टाइम ले आए सर, तो मैं अभी पूछूं बाद में? बाद में ही पूछिएगा तब तो। ठीक है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ये रिलेशन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तभी डिफाइन हो सकता है जब आपका फोर्स कैसा हो, फोर्स कंजर्वेटिव हो, तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकता है, वरना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत क्लियरली समझिएगा। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। सर मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर सर? टेल मी यस और नो। और ये डेल्टा लिखने का क्या मतलब है सर? ये पोटेंशियल एनर्जी है या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सबको क्लियर है सर? सर हाँ ना बोल दो जल्दी से, जल्दी Yes, जल्दी sir. बोलो अब। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी अगर आपको समझ आए तो, कि सर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन कैन बी रिटन एज कंजर्वेटिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ। सोच के देखो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा साहब, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। Yes. ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। सर ऑल्दो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में फर्क है थोड़ा सा, बट डेल्टा का बेसिक मतलब चेंज होता है। बट अभी फिलहाल आप ऐसा मान लो कि एफ सी इज इक्वल टू डेल्टा की जगह हम डी लिख रहे हैं, तो डी यू बाई डी एक्स ऐसा कुछ लिख दें, कोई कष्ट है आपको? एफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। नो सर। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस के बराबर होता है। नहीं यही बात समझ में? दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कि आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। इसमें मैं आपको एक और बात साथ साथ बता दूं कि du by dx को पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स निकल आएगा। नहीं आया? आया सर। अरे जैसे देख, Yes, sir. जैसे देख, एक जामफल, दो जामफल, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है mgh, कोई कष्ट वाली बात? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है गिवन mgh। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मैं du by dh कर दूं, बिकॉज यहां पर डिस्टेंस h के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? du by dh का मतलब d by dh, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन को हटाओ, सिर्फ du by dh सोचो, mg into h, यही तो करेंगे। mg कांस्टेंट है, बिकॉज बॉडी को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, mg तो कांस्टेंट है। ये dh by dh कितना होगा? 1। 1. 1। तो ये mg आ गया, और mg फोर्स है या नहीं है सोचो, ये कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। हाँ सर। मतलब इफ यू नो द वैल्यू ऑफ, if you know the value of potential energy, so you just differentiate that potential energy with respect to the distance, you will get the value of conservative force. I hope मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. इस पे और कहानी कंटिन्यू रहेगी इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज यहीं तक इतना नोट कर लीजिए, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सर जी सर आपने ये क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी बोलने को बोला, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम सेम यूज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अगर बिल्कुल हमारी नहीं। वेलोसिटी उसी मास की वेलोसिटी के बराबर है जिसे हमने फेंका है, तो हैं? मतलब एक तरह से रेस्ट
नहीं बेटा, ये जो भी हमने निकाला है ना वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना कंजर्वेटिव फोर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है कंजर्वेटिव के साथ या नॉन कंजर्वेटिव के साथ। चाहे फोर्स कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा डिफाइंड है। बट पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइंड है जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो ये जो भी रिलेशन हमने फाइंड करा है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, और इट इज द रिलेशन ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यस सर मैं ये कह रहा हूँ कि बस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कुछ ऐसा हो कि विद रिस्पेक्ट टू द मास हम रेस्ट पे हों और वेलोसिटी भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। हाँ सर वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा क्या? मतलब अगर हम किसी ऐसे फ्रेम में चले गए हैं जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो बॉडी में जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बट हमें पोटेंशियल एनर्जी कहने से मतलब नहीं है, हमें पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करना है, पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें होगा, बट वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कोई फोर्स भी तो वहां पर होगा जो उस बॉडी पे लग रहा होगा। जैसे बॉडी को अगर आपने अर्थ के ऊपर फेंक दिया या अर्थ के ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, आप ऊपर से अर्थ की तरफ फेंक रहे हो, तो उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर फोर्स भी तो डिफाइन कर रहे हो ना, कि द फोर्स विच इज देयर इज ग्रेविटी। यस सर। समझ रहे हो? तो सिर्फ डिफाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ओनली द थिंग, यू नीड टू डिफाइन द कंजर्वेटिव फोर्स आल्सो ड्यू टू व्हिच देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी एट दैट पोजीशन। ओके सर और एक और बात है, जो अभी आपने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने डिराइव किया, आपने बोला कि ये वेलोसिटी हमारी बहुत हल्की स्लोली हम उसे एक ऊपर ले आएंगे। सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी आएगा पिक्चर में, काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। तो इसका मतलब जो आप टोटल वर्क कर रहे हो वो सिर्फ उस केस में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, इट विल सम पार्ट ऑफ इट विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, बट जब हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तब तो मतलब अगर कंपेयर जाहिर है तब तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। इसीलिए तो एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाया गया वहां पे कि भाई ऐसी कंडीशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है या उसका चेंज नहीं है। ओके सर समझ गया है ना, वो कंडीशन इसीलिए तो लगाई कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो करेंगे तभी तो हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा वर्क। देखो साहब, आप जो भी वर्क करते हो ना बॉडी पर, वो बॉडी के अंदर वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब वो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, दोनों का सम भी हो सकती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं पर जीरो होगी तो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और अगर दोनों